बीदर में सिद्धिविनायक होटल के समीप स्थित अपने निजी कार्यालय में एडवोकेट सैयद तलहा हाशमी ने एक प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें उन्होंने यह बताया कि कुछ दिन पहले सरकार की ओर से 4% सेकेंडरी रिजर्वेशन रद्द किया गया है। जनता को इसके बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने यह प्रेस मीट आयोजित की। रिजर्वेशन क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं और इसके कैंसिल होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तलहा हाशमी ने विस्तार से बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज आप लोगों के सामने आने की वजह यह है कि हमारे सारे बीदर के सोशल मीडिया रिपोर्टर्स और एडिटर्स में से गुजारिश कर रहे थे कि जो 2B रिजर्वेशन को स्क्रैप किया गया है उसके बारे में मैं आके लोगों को एक्सप्लेनेशन दूं, एलॉबरेटिवली एक खुल के ये बात बताऊं कि ये चीज़ क्या है। तो मैं मुनासिब समझा कि मैं अलग अलग पर्सनली इंडिविजुअली इंटरव्यू देने की जगह सारों को बुला के एक ही जगह बैठ के आपके चैनलों के माध्यम से, मास मीडिया है यहाँ पे, केपी न्यूज़ है, भारत एक्सप्रेस है और भी जितने भी हमारे मीडिया फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो चाहते हैं और जो एक फ़िक्र रखते हैं कि लोगों को हर गलत चीज़ की सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और सही तरीके से वो लोग उसको अपनाएं और सही तरीके से उसको फॉलो करें, ये फ़िक्र रखते हुए वो लोग मेरे पास आए। तो मैं आज आपको उस बारे में मैं इंटरव्यू देने आप लोगों के सामने आया हूँ। पहली बात, जो रिसेंटली हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो फ़िलहाल भारतीय जनता दल पार्टी के हाथ में है, उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि 2B रिजर्वेशन जो था, कैटेगरी थी जिसके अंदर 4% रिजर्वेशन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को दिया जाता था और उसके अंदर एजुकेशन में आपको बेनिफिट्स मिलते थे, स्कॉलरशिप्स में बेनिफिट्स मिलते थे। तो ये बेनिफिट्स को हटाने की नीयत से, हटाने के इंटेंशन से 2B रिजर्वेशन कैटेगरी जो है उसको स्क्रैप करके वही मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। और मीनवाइल दूसरी तरफ 2 कम्युनिटी के रिजर्वेशंस बढ़ाया गया है। सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों का रिजर्वेशन स्क्रैप नहीं किया गया है, साथ ही साथ दूसरे कम्युनिटीज़ का रिजर्वेशन को भी इफ़ेक्ट हुआ है और थोड़े कम्युनिटीज़ के रिजर्वेशंस को इंक्रीज़ किया गया है, थोड़े कम्युनिटीज़ के रिजर्वेशन को स्क्रैप किया गया है और थोड़े कम्युनिटीज़ के रिजर्वेशन को डिक्रीज़ किया गया है। जैसे कि मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% था तो उसको स्क्रैप कर दिए, वो कैटेगरी को स्क्रैप कर दिए। अब वो कैटेगरी क्या बेस पे आई थी? वो कैटेगरी एक कमेटी बैठी थी, वो कमेटी के अंदर एक रिपोर्ट आई, वो कमेटी एक सर्वे करी कि फ़िलहाल स्टेट में कौन सा तबका, कौन सा कम्युनिटी, कौन सा पर्टिकुलर कास्ट, कौन सा पर्टिकुलर रिलीजन में, कौन सा पर्टिकुलर कम्युनिटी में लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड्स है उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको इक्वल राइट्स देने के लिए ये रिजर्वेशन कैटेगरी दी गई। जैसे कि थोड़े कम्युनिटीज़ है जहाँ पे जो सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत ही आगे हैं और थोड़े कम्युनिटीज़ रहते हैं जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। तो वो लोग जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली एक स्टेटस पे पहुँचे हुए हैं, वो स्टेटस को ये जो बैकवर्ड लोग हैं, जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको दोनों को इक्वल लाने के लिए ये कैटेगरी फॉर्म हुई थी। ये कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। ये रात रात का फैसला नहीं था, इसके ऊपर बहुत डिटेल में, एलॉबरेट तरीके से, एकदम डिटेल में इसकी स्टडी हुई। वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया कि मुसलमान जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, इनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। अगर ये अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ तो शायद ये कम्युनिटी वैसे ही डाउन ट्रेडेड हो जाएगी। ये कम्युनिटी बस अपने एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, देश में बाहर भर के अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगी। जैसे कि कोविड आया, कोविड के टाइम हमने देखा कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और क्रीड, फ्रंट फुट में आए, फ्रंट फुट में आके लोगों की मदद करें। एडुकेट्स फ्रेटर्निटी रहती है, जो इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, IAS IPS रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं,
तो जब आपकी कम्युनिटी से ये लोग बढ़ते हैं तो आपकी कम्युनिटी को एक मैसेज ये मिलता है कि हम भी इक्वली ठहरे, हम भी अपने इख्तियार के लिए लड़ें। अब ये तो टोटल मैं आपको रिजर्वेशन के बारे में बता दिया कि किस तरीके से रिजर्वेशन होता है। मगर जो भारतीय जनता दल पार्टी रिसेंटली एक फ़ैसला ली जो स्क्रैप करने का रिजर्वेशन को, वो उसके ख़िलाफ़ नहीं है हम। उन्होंने भारतीय जनता दल पार्टी का ये फ़ैसला ये था कि 4% मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का रिजर्वेशन कैटेगरी को स्क्रैप करके 2% वकलीगास कम्युनिटी में और 2% वीर शैव लिंगायत कम्युनिटी में उन्होंने इंक्रीज़ किया। हम तो चाहते हैं अगर वकलीगास कम्युनिटी, लिंगायत कम्युनिटी, धोबी कम्युनिटी, कौन सी भी ऐसी कम्युनिटी है, गौड़ा कम्युनिटी, आप कौन सी मराठा कम्युनिटी, अगर आपको ये दिखता है कि उनके पास वो लोग सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनको अगर उनका 2% है तो उनका 4% दीजिए, 4 नहीं और 6% दीजिए, हमको उससे शिकायत नहीं है। मगर हम ऑलरेडी बैकवर्ड है, ये रिजर्वेशन छीन लेने से मुसलमानों को बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। और बात मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पे एक बात हमको समझने की ज़रूरत है कि अपलिफ्टमेंट की जो लॉजिक रहती है, इक्वली ला के ठहराने का जो लॉजिक है, वो लॉजिक ये रहता है कि ये देश का भी अपलिफ्टमेंट हो। जैसे कि एक घर में एक बाप को 4 बेटे हैं, चारों बेटों में एक बड़ा बेटा है जो फाइनेंशियली फिट है, एक बेटा है जो एजुकेशनली फिट है, एक बेटा है जो सोशली फिट है, और एक बेटा है जो फाइनेंशियली में वीक है, सोशली फिट में वीक है और एजुकेशनली में वीक है। तो वहाँ वो बाप क्या करता, अपने बेटे को ज़्यादा तवज्जो देता। क्यों? क्योंकि वो तीनों बेटों से वो बच्चा अपने आप को कमज़ोर ना समझ सके। नहीं तो अगर वो बच्चे को बाप अगर पर्सनली ध्यान नहीं दिया तो होता क्या, वो बच्चा अपने आप को बहुत मॉरली इनसिक्योर फील करता और मॉरली इनसिक्योर फील करके गलत रास्तों पे उतरता। और जब गलत रास्तों पे उतरता तो वो तीनों बच्चों के बाप के साथ उसके तीनों भाइयों का नाम भी बदनाम होता, पूरे घर के ऊपर इफेक्ट होता। तो ये लॉजिक है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की। वही लॉजिक से आज SC/ST रिजर्वेशन मौजूद है। आप कल अचानक आज आप पहले स्टार्ट कर रहे मुसलमानों का 2B रिजर्वेशन छीन लेंगे, मराठों का रिजर्वेशन छीन लेंगे, हम उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। कल आप बोलेंगे कि अब SC/ST को भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हम खामोशी से ये देखते बैठेंगे? बात हमारी लड़ाई रिजर्वेशन छीनने से नहीं है, हमारी लड़ाई जिस तरीके से रिजर्वेशन को छीना गया वो चीज़ से है। जो प्रोसीजर फॉलो गया वो टोटल आर्बिट्रेरी प्रोसीजर है, टोटल इलीगल प्रोसीजर है। रातें रात इनका कोई इख्तियार नहीं बनता कि ऐसा कोई फ़ैसला ले, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा एक चीज़ से अपने आप को मैं कन्विंस रखता हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, प्रजा नहीं। जहाँ लोग अपने देश में अपने आप को प्रजा समझते हैं तो वहाँ का राजा हुकुम करना स्टार्ट करता है, और जो लोग अपने आप को नागरिक समझते हैं तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और वो नागरिक उतना ही इख्तियार रखता है जो उस देश का प्राइम मिनिस्टर रखता है, क्योंकि उस देश का प्राइम मिनिस्टर भी वो नागरिक ही बनाता है। तो इस बात का हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। हम कोई मोनार्की वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं, हम कोई राजा प्रजा की वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हमें इख्तियार पूछने का पूरा हक़ है, और हम इख्तियार इंशाअल्लाह पूछेंगे। और हम चाहे इसके लिए हमको क्या भी करना पड़ेगा, हम हमारा इख्तियार ऐसा रातें रात छीनने का हम किसी को मौका नहीं देंगे। अभी रिसेंटली रामनवमी हो गई, अभी हमारे पास हनुमान जयंती है, फिर गुड फ्राइडे है, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी चल रहा है। ये स्पेशली जो रमज़ान है ये पीस और हारमोनी का महीना है। हमें अल्लाह ताला से हुक्म दिया गया है कि अगर रमज़ान में अगर आपको आके कोई हाथ भी उठाया तो आप उसको जवाब में ये बोलो कि मैं तुझे माफ़ कर दिया क्योंकि मैं रमज़ान में हूँ। आपको पलटवार नहीं करना है। यही रमज़ान का एहतमाम है। तो इस महीने का एहतमाम है पीस, ट्रैंक्विलिटी और हारमोनी का मैसेज ये महीना देता है। इस महीने में हम कुछ शायद ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, ऐसी कोई हालत नहीं करेंगे कि देश के हालात ख़राब होंगे, मगर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द देश के हालात ख़राब होने से पहले ये स्टेट ये फ़ैसला ले कि रिज़र्वेशन जो
मुसलमानों से छीना गया है। आप 4% रिजर्वेशन 2B कैटेगरी निकाल देते, 4% छीन लेते तो भी हम एक्सेप्ट कर लेते थे, मगर 2B रिजर्वेशन रखते हुए आप 4 की जगह 2 करते तो हम वो भी एक्सेप्ट शायद कर लेते। मगर ये क्या हो गया आपका पूरा। कल मैं एक बड़े महाराज की जो वकीलागा कम्युनिटी के महाराज हैं उनका बयान सुन रहा था। कनाडा में एक वीडियो में फेसबुक पे डाला गया था। वो अपने बयान में ये बताना चाह रहे थे कि वकीलिगा के बच्चे इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि वो दूसरों के बच्चों की प्लेट में से हक मार के खाने वालों में से। ये वकीलिगा का रुतबा नहीं है, ये वकीलिगा का रिस्पेक्ट नहीं है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप हमें 2% रिजर्वेशन तो रखते, हमारे पास 200 डॉक्टर्स 400 डॉक्टर्स की जगह शायद 10 से 20 डॉक्टर्स आपके पास हमारी कम्युनिटी में भी मिल जाते अगर 2% रखते। इंजीनियर्स मिलते और बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी हमारे पास से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप छीन ली गई। तो अब ये सब की वजह देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरी जंग किसी के सामने मैं जाके अपनी बात पेश कर सकता हूँ, वो है कोर्ट जज। अब जज जो फैसला लेगा उसको मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मगर उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे क़ायदीन की बनती हैं जो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो फ़ैसला लिया गया है ये एक पॉलिसी डिसीजन है, और पॉलिसी डिसीजन को अगर आपको रिवर्ट बैक करना है तो वो भी एक पॉलिसी डिसीजन ही होना चाहिए। बात रही, मैं थोड़े दिन से देख रहा हूँ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं 7 मुसलमान के MLA हैं, क्या कर रहे। बेशक वो अल्लाह बेहतर जाने और वो बेहतर जाने कि वो लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है, वो लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे। मगर मैं और एक मैसेज ये भी देना चाह रहा हूँ, क्या वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं मगर मुसलमानों के वोट से इलेक्ट होके जाके असेंबली में बैठ रहे, वो लोग क्यों इस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। सिर्फ कुमार स्वामी इसका जवाब दिए, उनके सिवाय आज तक कोई लीडर आगे नहीं बोला कि ये रिजर्वेशन का स्क्रैप करना गलत है। हमको ये दिलासा दिया जा रहा है कल हमारी गवर्नमेंट आएगी, ये गवर्नमेंट आने के बाद हम ये रिजर्वेशन जैसा वैसा डालेंगे। तो मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोगों के दिलों में डाउट्स है, वो डाउट्स जैसे कि ऑलरेडी मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर्म भर चुके हैं, रिजर्वेशंस ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स के लिए लोग 2B के अंदर रिजर्वेशंस के अंदर अपने फॉर्म्स भर चुके हैं, वो ऑलरेडी एक एग्ज़ाम पास हो गए हैं। एक फर्स्ट इनिशियल एग्ज़ाम जो रहता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहता है, वो पास हो गए, अभी उनका मेंस एग्ज़ाम बाकी है। क्या वो लोगों के लिए ये रिजर्वेशन अप्लीकेबल होगा? क्या वो लोगों के लिए ये रिजर्वेशन आप रखेंगे? आगे आने वाले लोगों के लिए वो रिजर्वेशन नहीं होगा? इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। तो ये कैसा आप ये ऑर्डर में किस तरीके से आप ये ऑर्डर पास करें? मुझे यही मैं अपने लीडर्स से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कौन तो आके ये बात बोले। बड़े बड़े लीडर्स हैं, दानिश्वर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो उनके साथ बैठने वाले एजुकेटेड लोग हैं, एटलीस्ट उनसे अपना मशवरा कर लेते। जो एजुकेटेड नहीं है उनसे मशवरा कर लेते थे, जो एजुकेटेड है आके सामने आके बात करना था। अपने जो लीडर्स, अब जैसे कि समझिए आप, अगर मैं किसी पार्टी से मैं रिलेटेड रहता, अगर मेरी पार्टी में समझिए ए शख्सियत जो नॉन मुस्लिम है, जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो मुसलमानों को वोट देने के लिए उनको मुसलमानों वोट जाके उनको दो बोल के अगर मैं उनकी कैनवेसिंग करा, तो ये हालात में मैं उनको जाके फोर्स भी करता हूँ कि आज मुसलमानों पे आफत है, तुम आके मेरे वास्ते लड़ो। क्यों हमारे लीडर्स वो लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं? रिसेंटली एक कॉल फॉर मीटिंग की गई, कॉल फॉर मीटिंग की कांग्रेस की तरफ से, अभी तक फैसला नहीं आया कि उन्होंने क्या फ़ैसला लिए। वजह क्या है इतनी खामोशी की, समझ में नहीं आ रहा। क्या आप फिर एक बार एक मुसलमान कम्युनिटी को वहम में रख के ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद अगर तुम हमको चुने तो देखो हम आगे तुम्हारा साथ दे सकते हैं, नहीं तो फिर बीजेपी आ जाती है। मैं आज आपके इस चैनल्स के ज़रिए से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुसलमान किसी से नहीं डरता। आप आज रिजर्वेशन ले लो, कल आप हमारे इंस्टीट्यूशंस बंद कर दो, आप आके आप मुसलमानों को ये बोल दो कि तुम कल घर से बाहर भी मत निकलो, तो भी मुसलमान डरने वालों में से नहीं है। क्योंकि मुसलमान हमेशा दुनिया में अपने आप को मेहमान समझ के आया है, आखिरत को अपनी आखिरी ज़िंदगी समझा है। तो ये दुनिया में हम मेहमान हैं, आज ना कल हम मरने वाले हैं, तो हमको डर नहीं है।
हमको डर इस बात का है कि कहीं ये देश के हालात ये लोगों को जो भटका रहे हैं ऐसी हरकत करके, ये जो लोगों में एक इन्फ्लुएंस पैदा कर रहे हैं कि देखो हम मुसलमानों को सता रहे हैं, तुम हमारा साथ दो। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये लोगों के भटकावे में मत आइए, साथ खांधे से खांधा मिला के ठहरें, खांधे से खांधा मिला के लड़ें इन गलत कामों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आज हम हैं तो कल आप भी हैं, आज हम हैं कल आप हैं। ये सोच हमारे अंदर आना चाहिए। हम खांधे से खांधा मिला के लड़ें। हमेशा ये देश वासुदेवा कुटुंबा भवा, ये देश हमेशा सबको अपना भाई भाई माना है, एक फैमिली माना है। इस देश की एथियोस को, इस देश की ऑथेंटिसिटी को हम बरकरार रखें, ऐसे लोगों को हम कबूल ना करें। इतनी सी बात, यही मैसेज मैं देना चाहता था। और तो इतनी सी बात मैं आप लोगों के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। देखिए, एंटी कन्वर्शन लॉ बिल आई गई। वजह एंटी कन्वर्शन लॉ बिल लाने के लिए वो एक ही वजह थी कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स जो जिसका मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। मेरी एजुकेशन बॉल्डविन्स बैंगलोर से हुई, नहमाया मेमोरियल स्कूल से हुई, बाद में मैं मेरा कॉलेज नेशनल कॉलेज से किया। तो जो मैं क्रिश्चियन मिशनरी का सिस्टम जानता हूँ, एक स्कूल का सिस्टम जानता था कि वहाँ की जो डिसिप्लिन थी, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को सिखाया जा सकता था, कभी रिलीजन में भेदभाव नहीं रखा जाता था। तो ऐसे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल पे हमला करने के लिए एंटी कन्वर्शन लॉ निकाला गया। वहाँ पे एक मॉरल सब्जेक्ट होता था। वो मॉरल सब्जेक्ट के अंदर वो लोग अपने प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ाते थे। तो वो प्रॉफिट से हम ये पढ़ते थे कि हमको अच्छा रहना है, दुनिया में अच्छा बन के रहना है, यही हमारा मैसेज है। आज वो मॉरल सब्जेक्ट निकाला गया है, उसकी जगह जंग, लड़ाई, दंगे, फसादा पढ़ाई जा रही हैं। हम हमारे आने वाले जनरेशन को हम क्या मैसेज भेज रहे हैं? तो यही वजह है, मैं ये जो ताकतें हैं जो हमेशा आप लोगों को वही वैदिक पीरियड में लेके जाना चाहते हैं, जो ब्राह्मण, वैश्यास, शूद्रास और क्षत्रियास में डिवाइडेड थे, फिर एक बार आपको वहीं लेके जाना चाहते हैं। जब तक इंशाअल्लाह हम रहेंगे, चाहे इसकी कानून की ज़रूरत पड़ी तो हम कानून का इस्तेमाल करेंगे। कानून पे हमको इतना भरोसा है, बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन के बुक के ऊपर हमें इतना भरोसा है कि बाबा साहब ने जो यहाँ पे इस देश के वासियों को इख्तियार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक की शक्ल में दे के गए हैं, हम उस पर टोटली भरोसा रखते हैं। और इंशाअल्लाह उस किताब के खातिर, उस किताब को बचाने के लिए अगर हम खाली हमारा खून, हमारा पसीना नहीं, अगर हमारे खून की भी ज़रूरत पड़ी तो हम आगे बढ़ के देंगे। क्योंकि आज मैं वकील हूँ तो बाबा साहब की किताब की वजह से। अगर बाबा साहब की किताब नहीं है तो मैं वकील भी नहीं हूँ। अगर मैं वकील नहीं हूँ तो आप लोग भी मेरे सामने नहीं बैठेंगे। यही वजह है, मैं बाबा साहब को हमेशा मानता हूँ इस देश में। तो बाबा साहब की किताब की प्रोटेक्ट करने के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यही मेरा मैसेज है। और जहाँ तक के इलेक्शंस आ गए हैं करीब स्टेट के, तो अगर आप लोग इजाज़त दिए तो उसके बारे में भी बोलूँ, इंटरव्यू अगर लंबा चौड़ा नहीं हो रहा है। सबसे एक सवाल है आपसे, आप बोल रहे कि रातों रात डिसीजन लेकर ये निकाले, इलीगल है रिजर्वेशन को रद्द करना। तो लीगल किस वे में है? क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। कि आप कह रहे हैं कि रातों रात डिसीजन लेना इलीगल है, तो फिर कानूनी कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? इसको फिर मैं कानूनी कार्रवाई यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूँ, धर्म अलग है, जाति अलग है। ये रिजर्वेशन जाति के नाम पे दिया गया था, धर्म के नाम पे नहीं। तो अभी इसको कानूनी कार्रवाई करेंगे तो वो किस तरह करेंगे? ये जो हमारे पास सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन था। मैं इसका रिजर्वेशन का बेनिफिशियरी नहीं बन सकता। जो इंसान के पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं वो इंसान इसका बेनिफिशियरी नहीं बन सकता। अगर वो अपने बच्चे को पेमेंट सीट दिलाना चाहता है, वो इंसान इसका बेनिफिशियरी नहीं बन सकता। इसका बेनिफिशियरी वही बन सकता है जिसके पास इस्तिताअत नहीं है, जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। वहाँ पे एक जाके कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके वो कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन की वो कुछ सीटें रहती, वो रिजर्वेशन हम देखते आते हैं। रिजर्वेशन सीट्स ख़त्म होने के बाद भी लोगों को जनरल में सीट मिलती है, फिर ऐसा नहीं है। मगर वो जर्नल की सीट के अंदर कंपटीशन, वो जर्नल की सीट के अंदर फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है आपके पास, फिर आपको वहाँ पे जिद्दोजहद करना पड़ेगा।
अब वो जद्दोजहद में आप पढ़ेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप अपने आप को ये इक्वली कैसा ठहराएंगे देश में। एक और बात कही थी आपने, बीदर में कॉल फॉर मीटिंग बुलाई गई लेकिन अभी तक कुछ फैसला नहीं लिया गया जी। तो आपके हिसाब से क्या फैसला लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, वो मीटिंग में मैं भी मौजूद था, एक वकील के नाते मुझे भी बुलाया गया था। सैयद मंसूर कादरी साहब वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करे थे और वहाँ पे जनाब अब्दुल रहीम खान साहब भी आए हुए थे और बिदर के बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत भी वहाँ पे मौजूद थे। बात वहाँ पे ये हुई थी कि बेंगलोर से डिसाइड हो रहा है कि इस मामले में क्या किया जाए। 3 दिन में हम लोग डिसाइड करके आप लोगों को फ़ैसला सुना देंगे। अभी तक उनकी तरफ से फ़ैसला नहीं आया, वही वजह है जो मैं आपके सामने आके बैठा हूँ। जी। मैं जब मेरी आवाज़ उठती है तभी उठती है जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो अभी जैसे जब खामोशी, लोग अपने आप को खामोश होके अंदर घरों में बैठ जाते हैं तो मैं जब भी बाहर आता हूँ। अगर सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाखूबी निभाएंगे तो मेरी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को वकालत करना है, मेरा काम बहुत है, मेरे को काम करने की ज़रूरत है। मसला मेरा यह है कि मैं जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी का बेटा हूँ और मैं सुबह नींद में से उठने से लेकर रात में सोने तक घर में जिद्दोजहद देखा हूँ।